अकबर के महल में खूनी वधू की कहानी एक रहस्यमयी और रोमांचक घटना पर आधारित है। इस कहानी का पहला भाग हमें मुगल साम्राज्य के दौर में अकबर के महल की एक सुंदर लेकिन डरावनी रात की ओर ले जाता है। इस रात महल में कुछ ऐसा होता है जो महल के शांत वातावरण को हिला देता है। खूनी वधू की ये कथा सत्ता, षड्यंत्र और रहस्य की परतों से ढकी है। भाग 1, खूनी रात की शुरुआत। अकबर का महल एक भव्य और विशाल परिसर था, जहां पूरे साम्राज्य की निगरानी की जाती थी। अकबर स्वयं एक महान और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके दरबार में कुछ षड्यंत्रकारी लोगों का भी प्रवेश हो गया था। उस समय महल में एक विशेष उत्सव का आयोजन हुआ था और महल में अकबर के दरबार के सभी खास लोग उपस्थित थे। महल को दीपों और फूलों से सजाया गया था और हर कोई उमंग और उत्साह से भरा था। महल के एक हिस्से में नवविवाहित जोड़ों के स्वागत की तैयारी हो रही थी। एक नववधू, जिसे लोग खूबसूरत लेकिन थोड़ी रहस्यमयी मानते थे, उसी महल में आई थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हर किसी को रहस्यमयी लग रहा था। महल के उत्सव के बीच अचानक एक चीख सुनाई दी, जिसने सभी को चौंका दिया। यह चीख इतनी खौफनाक थी कि महल का सारा उत्सव एक पल में थम गया। सभी दरबार के लोग इस बात से घबरा गए कि यह चीख किसकी थी और क्यों इतनी दर्दनाक थी। रहस्य का पहला कदम। महल के सिपाही तुरंत उस चीख की दिशा में दौड़े। यह चीख महल के उस हिस्से से आई थी जहां नई दुल्हनों का निवास था। जब सिपाही वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक नववधू अपने कमरे में खून में सनी पड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी आंखों में डर और क्रोध का मिलाजुला भाव था। उसके पास ही एक पत्र पड़ा था, जिसमें कुछ रहस्यमयी संदेश लिखा था। इस घटना ने महल के सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। अकबर को तुरंत इस घटना की सूचना दी गई। अकबर स्वयं इस खबर से घबरा गए और उन्होंने अपने विशेष सिपाहियों और मंत्रियों को इस घटना की जांच के आदेश दिए। उन्होंने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया, क्योंकि यह महल के मान सम्मान का प्रश्न था। जांच की शुरुआत। अकबर ने अपने खास दरबारी और जासूस मीर बेग को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा। मीर बेग को इस प्रकार के मामलों में महारत हासिल थी और उन्होंने पहले भी कई कठिन मामलों को सुलझाया था। मीर बेग ने सबसे पहले उस नववधू के कक्ष का मुआयना किया। उन्होंने वहां की हर छोटी से छोटी चीज को गौर से देखा। कक्ष में खून के छींटे और नववधू के कपड़ों पर भी खून के निशान थे, जो किसी गहरी साजिश की ओर संकेत कर रहे थे। कक्ष के पास ही एक पायल का टुकड़ा भी मिला, जो कि उस नववधू का नहीं था। मीर बेग ने तुरंत समझ लिया कि यह किसी और महिला का है, जो या तो इस साजिश में शामिल थी या उस नववधू के कक्ष में किसी मकसद से आई थी। मीर बेग ने उस पायल का टुकड़ा अपने पास रखा और जांच को आगे बढ़ाया। नववधू की पहचान और उसकी कहानी। जांच के दौरान पता चला कि वह नववधू कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वह एक राजकुमारी थी, जिसका विवाह हाल ही में अकबर के साम्राज्य के एक शाही परिवार में हुआ था। उसका नाम नूरबानो था। नूरबानो अपने सुंदर चेहरे और तेज बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कुछ रहस्यमय भी था। नूरबानो के बारे में दरबार में तरह तरह की बातें होती थीं। कुछ लोग कहते थे कि वह अपने पिछले प्रेम संबंधों से परेशान थी, तो कुछ का कहना था कि वह अपनी शादी से नाखुश थी। लेकिन असल में नूरबानो के अतीत में एक दर्दनाक घटना थी। उसके बचपन में उसकी मां की हत्या हो गई थी और उसका आरोप उसके ही एक रिश्तेदार पर लगा था। महल में बढ़ता तनाव। इस घटना के बाद महल में एक खौफ का माहौल फैल गया। अकबर ने सभी महलवासियों को इस घटना पर चुप रहने का आदेश दिया, ताकि यह बात बाहर ना फैले। लेकिन महल के कुछ लोग इस घटना को लेकर तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे।
नूरबानो की मौत ने महल में एक भयानक डर का माहौल बना दिया था। महल की महिलाएं रात में अकेले बाहर निकलने से कतराने लगीं और महल में हर रात एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता। मीर बेग ने महल के नौकरों और सेविकाओं से भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी कुछ खास जानकारी देने में सक्षम नहीं था। रहस्य और भी गहराता है। जांच के दौरान मीर बेग ने पाया कि नववधू के कमरे में एक दीवार पर खून से एक खास निशान बनाया गया था, जो एक पुराने रहस्यमय चिन्ह जैसा था। इस चिन्ह का अर्थ मीर बेग समझ नहीं पाए, लेकिन यह निशान एक खास तरह की भाषा का प्रतीक था, जो अकबर के साम्राज्य में केवल कुछ ही लोग जानते थे। मीर बेग ने अकबर से इस बारे में बात की और कहा कि इस मामले में उन्हें किसी विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए जो इस चिन्ह का अर्थ बता सके। अकबर ने तुरंत अपने एक विद्वान को बुलाया जो ऐसी रहस्यमयी बातों का ज्ञान रखता था। साजिश का आभास। महल में होने वाली इस खौफनाक घटना से यह साफ था कि महल के भीतर ही कोई साजिश रच रहा था। इस घटना के पीछे कोई शक्तिशाली व्यक्ति या समूह था जो अकबर के साम्राज्य को भीतर से कमजोर करना चाहता था। अब अकबर के सामने दो ही विकल्प थे, या तो वह इस रहस्य का पता लगाएं और सच्चाई को सामने लाएं, या फिर यह मान लें कि यह महज एक हादसा था। लेकिन अकबर ने सच्चाई को सामने लाने का निर्णय लिया। भाग 1 का अंत। पहले भाग में महल की खूनी वधू की यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इस घटना ने महल के शांत वातावरण में एक तूफान ला दिया है। महल का हर एक व्यक्ति अब डरा हुआ और सशंकित है। क्या मीर बेग और अकबर इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे? क्या खूनी वधू की कहानी का रहस्य उजागर होगा? भाग 2 में इस रहस्य और गहराई तक जाएगा और खूनी वधू की कहानी के नए पहलू सामने आएंगे। भाग 2 खूनी वधू का रहस्य और गहराता हुआ साजिश का पर्दाफाश। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि किस तरह अकबर के महल में एक नववधू नूरबानो की हत्या ने महल के शांत वातावरण को भंग कर दिया। मीर बेग ने घटना की जांच शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ खास सुराग हाथ नहीं लगे। अब आगे की कहानी और भी रोचक और जटिल हो जाती है जब इस साजिश के परतें खुलनी शुरू होती हैं। रहस्यमय चिन्ह का खुलासा। मीर बेग ने अकबर के खास विद्वान सैयद अली को बुलाया, जो पुरानी भाषाओं और गूढ़ रहस्यों का ज्ञाता था। सैयद अली को उस खून से बने चिन्ह को देखने के लिए बुलाया गया जो नूरबानो के कक्ष की दीवार पर बना था। वह ध्यानपूर्वक उस चिन्ह को देखते रहे और धीरे धीरे उसे समझने लगे। चिन्ह एक प्राचीन भाषा का प्रतीक था जो खास तौर से एक पुराने कबीले द्वारा इस्तेमाल होती थी। उस चिन्ह का अर्थ था प्रतिशोध। सैयद अली ने मीर बेग को बताया, यह चिन्ह किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया है। इस चिन्ह का उपयोग केवल वे लोग करते हैं जो इस प्राचीन कबीले से जुड़े हैं, और यह किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। इसका मतलब है कि यह हत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें कोई पुरानी दुश्मनी शामिल है। यह सुनकर मीर बेग की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने अकबर को इस नए विकास की जानकारी दी और कहा, जहां पनाह, यह मामला केवल एक साधारण हत्या का नहीं है। लगता है कि महल के भीतर या बाहर से कोई शक्तिशाली व्यक्ति है जो इस साम्राज्य को चोट पहुंचाना चाहता है। हमें और गहराई में जांच करनी होगी। संदिग्धों की सूची। अब मीर बेग के सामने यह सवाल था कि महल के भीतर कौन ऐसा हो सकता है जो उस कबीले से जुड़ा हो। उन्होंने महल के कई पुराने नौकरों, रक्षकों और अन्य दरबारी व्यक्तियों से पूछताछ शुरू की। कई लोग संदिग्ध नजर आए, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिस पर पूरी तरह शक किया जा सके। तभी मीर बेग को पता चला कि महल के एक पुराने रक्षक हसन खान का संबंध उस कबीले से था। हसन खान अपने काम में ईमानदार और विश्वसनीय माना जाता था,
लेकिन कुछ समय से वह अस्वस्थ होकर अपने गांव लौट गया था। मीर बेग ने तुरंत हसन खान को महल में बुलाने का आदेश दिया। हसन खान से पूछताछ। हसन खान को महल में लाकर मीर बेग ने उससे कड़ी पूछताछ की। हसन खान ने बताया कि उसका परिवार वास्तव में उसी कबीले से था, लेकिन उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। उसने बताया कि नूरबानो की हत्या की रात वह महल में नहीं था, क्योंकि उसे कुछ दिन पहले ही छुट्टी दी गई थी। मीर बेग को हसन खान की बातों पर थोड़ा भरोसा हुआ, लेकिन एक बात स्पष्ट थी कि यह हत्या अकबर के महल के अंदर ही की गई थी और इसके पीछे किसी व्यक्ति का प्रतिशोध था। नूरबानो के अतीत का खुलासा। जांच में आगे बढ़ते हुए मीर बेग ने नूरबानो के अतीत की गहराई से जांच करनी शुरू की। मीर बेग को पता चला कि नूरबानो का बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी मां की हत्या उस समय हुई थी जब नूरबानो बहुत छोटी थी और उसके परिवार में इस हत्या का आरोप उसके चाचा पर लगा था। नूरबानो के चाचा रियासत में एक ताकतवर व्यक्ति थे, लेकिन उसकी मां की हत्या के बाद से ही नूरबानो के मन में उनके प्रति गहरी नफरत थी। मीर बेग को यह समझ में आया कि नूरबानो ने अपनी शादी के बाद भी अपने चाचा को माफ नहीं किया था और वह उनके प्रति हमेशा बदला लेने की सोचती रही। इस तथ्य से मीर बेग को यह आभास हुआ कि शायद नूरबानो का चाचा या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उसकी हत्या की योजना बनाई हो, ताकि वह अपने पुराने दुश्मन को मार सकें। महल की गुप्त सुरंग। जांच के दौरान मीर बेग को एक और बड़ा सुराग मिला। महल के एक नौकर ने उसे बताया कि महल के भीतर एक गुप्त सुरंग है जो बाहर की ओर जाती है। यह सुरंग केवल चुनिंदा लोगों को ही पता थी और इसे आमतौर पर बंद रखा जाता था। इस सुरंग के बारे में जानकर मीर बेग चौंक गए, क्योंकि यह संभव था कि हत्यारा इसी सुरंग के माध्यम से महल में आया और हत्या करके वापस लौट गया। मीर बेग ने उस गुप्त सुरंग की जांच की। सुरंग के अंदर कुछ पुराने कपड़े और खून के निशान मिले जो संभवतः हत्यारे द्वारा पहने गए थे। इन निशानों से यह साफ हो गया कि हत्यारा महल के अंदर से ही आया था और उसने इस सुरंग का इस्तेमाल करके हत्या को अंजाम दिया था। हत्यारे की पहचान का खुलासा। जांच में मिले सुरागों और तथ्यों को जोड़ने के बाद मीर बेग को एक स्पष्ट चित्र दिखने लगा। उन्होंने पाया कि नूरबानो का चाचा ही इस हत्या का मास्टरमाइंड था, जिसने बदले की भावना से उसे मारने की योजना बनाई थी। नूरबानो का चाचा नहीं चाहता था कि नूरबानो उसकी संपत्ति पर किसी तरह का दावा करे और अपने परिवार की दुश्मनी को खत्म करने के लिए उसने यह कदम उठाया। मीर बेग ने अकबर को इस साजिश का पूरा विवरण बताया। अकबर यह जानकर गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने तुरंत नूरबानो के चाचा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कुछ ही समय में उसे महल में लाया गया और उसके सामने सारी सच्चाई सामने रखी गई। अंत में न्याय की जीत। अकबर ने नूरबानो के चाचा को कड़ी सजा सुनाई, जिससे महल में फैली दहशत का अंत हुआ। इस घटना के बाद अकबर ने महल की सुरक्षा को और मजबूत किया और गुप्त सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। भाग 3 अदृश्य दुश्मन का हमला और महल में नया तूफान। पिछले भाग में अकबर के महल में खूनी वधू की हत्या का रहस्य सुलझ गया था। नूरबानो के चाचा को सजा देकर अकबर ने न्याय स्थापित किया। महल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं रह सकी। अब इस घटना का अंत हो चुका था, लेकिन इसका प्रभाव महल में धीरे धीरे गहरा होता गया। महल में एक और रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला शुरू होने वाला था, जो अकबर के साम्राज्य के लिए एक नए खतरे का संकेत था। महल में नए डर का आगमन। कुछ महीने बीत गए। महल में रोजमर्रा का जीवन चल रहा था, लेकिन इस दौरान कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय महल में कुछ लोगों को एक अजनबी साया दिखाई देने लगा।
कई सेवकों ने दावा किया कि उन्होंने महल के गलियारों में सफेद कपड़े पहने एक स्त्री का धुंधला सा प्रतिबिंब देखा, जो नूरबानों के कमरे के आसपास मंडराता था। यह अफवाह धीरे धीरे महल के हर कोने में फैल गई और लोग इसे खूनी वधू का भूत कहने लगे। महल के सिपाही और सेवक इस डर के कारण रात में अकेले काम करने से कतराने लगे। इस डर और अफवाहों का असर धीरे धीरे अकबर के दरबार पर भी पड़ने लगा। लोगों के बीच एक अस्थिरता का माहौल बनने लगा और महल के अंदर धीरे धीरे एक डरावनी स्थिति पैदा हो गई। मीर बेग का लौटना। अकबर ने जब महल में हो रही इन घटनाओं के बारे में सुना तो उन्होंने मीर बेग को फिर से इस मामले की जांच के लिए बुलाया। मीर बेग को यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल लोगों के दिमाग की उपज नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर महल में डर का माहौल बनाने की योजना बनाई थी। मीर बेग ने सभी घटनाओं का बारीकी से अध्ययन किया और महल में उपस्थित लोगों से गुप्त रूप से पूछताछ शुरू की। पुराने दस्तावेजों का खुलासा। जांच के दौरान मीर बेग को महल के पुरातन दस्तावेजों में एक अनोखा सुराग मिला। इन दस्तावेजों में महल के इतिहास का वर्णन था और यह बताया गया था कि महल की नींव के नीचे एक प्राचीन भूमिगत कक्ष है जो वर्षों से बंद पड़ा है। इस कक्ष के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और कहा जाता था कि उस कक्ष में कई राज दफन हैं। महल के पुराने दस्तावेजों में लिखा था कि उस कक्ष को खोलने पर महल के ऊपर मुसीबतों का साया मंडराता है। मीर बेग ने अकबर को इस भूमिगत कक्ष की जानकारी दी। अकबर इस खबर को सुनकर चौकन्ने हो गए और उन्होंने इस कक्ष की जांच का आदेश दिया। भूमिगत कक्ष की खोज। मीर बेग और अकबर के विश्वासपात्र सैनिकों ने उस भूमिगत कक्ष की खोज शुरू की। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद उन्होंने महल के पुराने हिस्से में उस कक्ष का प्रवेश द्वार खोज निकाला। यह प्रवेश द्वार कई वर्षों से बंद था और उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जब उस दरवाजे को खोला गया तो एक ठंडी हवा का झोंका पूरे वातावरण में फैल गया। कक्ष के अंदर बहुत अंधेरा था। दीपकों के सहारे मीर बेग और उनके साथियों ने अंदर प्रवेश किया। यह कक्ष काफी बड़ा था, जिसमें कई पुरानी वस्त्र, कागजात और कुछ मूर्तियां पड़ी थीं। वहां उन्हें कुछ खून के निशान और जली हुई मोमबत्तियां भी मिली, जो संकेत देती थीं कि यहां हाल ही में किसी ने कुछ अनुष्ठान किया था। अनजाने दुश्मन का खुलासा। कक्ष के अंदर मीर बेग को कुछ दस्तावेज और प्रतीक मिले जो एक गुप्त संगठन का संकेत दे रहे थे। यह गुप्त संगठन अकबर के साम्राज्य को कमजोर करने और महल में डर और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। मीर बेग को यह समझ में आ गया कि महल में हाल की रहस्यमयी घटनाओं के पीछे इस संगठन का हाथ हो सकता है। यह संगठन तलवार-ए-निहा के नाम से जाना जाता था, जो वर्षों से अकबर के साम्राज्य में अशांति फैलाने के प्रयास कर रहा था। इसका नेता एक रहस्यमयी व्यक्ति था, जिसकी पहचान किसी को भी नहीं पता थी। यह संगठन न केवल महल में बल्कि पूरे साम्राज्य में अपने अनुयायियों के माध्यम से अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा था। संगठन का प्रतिशोध। मीर बेग ने अकबर को इस गुप्त संगठन के बारे में बताया। अकबर ने तुरंत इस संगठन के सदस्यों की तलाश करने और उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। इसके बाद महल के गुप्तचरों और सैनिकों ने संगठन के सदस्यों को खोजने का काम शुरू किया। महल के बाहर भी इस संगठन के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाने लगी। कई दिन तक चले इस अभियान के दौरान मीर बेग को संगठन के कुछ गुप्त संदेश मिले, जिनसे पता चला कि यह संगठन महल में एक बड़ी साजिश रचने की योजना बना रहा है। वे चाहते थे कि महल में एक बार फिर से खौफ का माहौल बने और अकबर का ध्यान साम्राज्य की सुरक्षा से हट जाए। संगठन का हमला। एक रात जब महल के लोग गहरी नींद में थे, तलवार-ए-निहा संगठन के कुछ लोग महल में प्रवेश कर गए। उन्होंने महल के कई हिस्सों में आग लगाने की कोशिश की और महल के सिपाहियों पर हमला कर दिया।
महल के भीतर अचानक चीख पुकार मच गई। अकबर ने तुरंत अपने विशेष सिपाहियों को बुलाकर इस हमले को रोकने का आदेश दिया। मीर बेग और अकबर के सैनिकों ने बहादुरी से संगठन के सदस्यों का सामना किया। काफी संघर्ष के बाद उन्होंने कुछ सदस्यों को पकड़ने में सफलता पाई। पकड़े गए सदस्यों से पूछताछ में यह पता चला कि संगठन का अगला कदम अकबर के परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाना था। असली मास्टरमाइंड का पर्दाफाश। जांच के दौरान मीर बेग को पता चला कि संगठन का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि महल का ही एक विशिष्ट दरबारी था, जो वर्षों से अकबर के साम्राज्य में गुप्त रूप से काम कर रहा था। इस व्यक्ति का नाम शहजादा फारूक था। फारूक दरबार में अपनी वफादारी और भव्यता के लिए जाना जाता था, लेकिन वह गुप्त रूप से संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा था। फारूक ने इस संगठन की स्थापना अकबर से अपने निजी प्रतिशोध के लिए की थी। वह अकबर से जलता था और उसकी योजना थी कि वह अकबर को कमजोर करके महल की सत्ता पर कब्जा कर ले। फारूक की साजिश का अंत। मीर बेग ने अपनी सारी चतुराई का उपयोग करते हुए फारूक की साजिश का पर्दाफाश किया और अकबर के सामने उसका असली चेहरा उजागर कर दिया। अकबर इस विश्वासघात को देखकर हैरान थे। उन्होंने फारूक को गिरफ्तार करने और उसे कड़ी सजा देने का आदेश दिया। अकबर ने इसके बाद अपने दरबार में ऐसे सभी गुप्त सदस्यों की पहचान करने और उन्हें निष्कासित करने का निर्णय लिया, ताकि भविष्य में कोई दुश्मन महल के भीतर साजिश रचने का साहस न कर सके। अंत में साम्राज्य की रक्षा। फारूक की साजिश और खूनी वधू की रहस्यमयी घटनाओं का अंत करने के बाद महल में फिर से शांति स्थापित हुई। मीर बेग और उनके साथियों की बहादुरी और समझदारी ने अकबर के साम्राज्य को एक बड़े खतरे से बचा लिया। अकबर ने मीर बेग को उनके साहस और निष्ठा के लिए पुरस्कृत किया और उनके योगदान की सराहना की। महल में एक बार फिर से शांति लौट आई और अकबर के साम्राज्य ने एक नए अध्याय की शुरुआत की। लेकिन यह घटना अकबर और उसके दरबारियों के लिए हमेशा यादगार बनी रही, क्योंकि इसने उन्हें सिखाया कि गद्दारी कभी भी किसी भी रूप में सामने आ सकती है और सत्ता में बने रहना केवल बाहरी दुश्मनों से ही नहीं बल्कि आंतरिक विश्वासघात से भी लड़ने पर निर्भर करता है। भाग 4 अंतिम संघर्ष और खूनी वधू का रहस्य उजागर। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि किस तरह मीर बेग ने अकबर के महल में फैले साजिश के जाल को उजागर किया और गद्दार शहजादा फारूक को पकड़वाया। लेकिन इसके बावजूद भी महल में एक अदृश्य डर और रहस्य का वातावरण बना रहा। ऐसा लग रहा था मानो फारूक की गिरफ्तारी के बाद भी कुछ रहस्य बाकी था। महल में अभी भी कभी कभी खूनी वधू का साया दिखता था और लोगों का मानना था कि नूरबानो की आत्मा अभी भी भटक रही है। अब इस कहानी का अंतिम भाग उस सच्चाई को सामने लाएगा जो महल के कोने कोने में छिपी हुई थी। मीर बेग ने आखिरकार उस रहस्य की गहराई में उतरने का निश्चय किया, ताकि इस भयानक घटना का हमेशा के लिए अंत हो सके। अज्ञात संदेश और नई चुनौती। एक रात मीर बेग को नूरबानो के कक्ष के पास एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, मीर बेग, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो महल के पश्चिमी हिस्से के पुराने खंडहर में आओ। वहां तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हें वर्षों से परेशान कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यहां आना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। यह पत्र मीर बेग को उस दिशा में संकेत कर रहा था जहां अब तक किसी ने खोज नहीं की थी। मीर बेग ने अकबर को इस पत्र के बारे में जानकारी दी और उन्होंने अपने कुछ खास सिपाहियों के साथ उस स्थान पर जाने का निर्णय लिया। पश्चिमी खंडहर की भयानक रात। मीर बेग ने अपने भरोसेमंद सिपाहियों के साथ पश्चिमी खंडहर का रुख किया। यह खंडहर महल का सबसे पुराना और रहस्यमयी हिस्सा था जो कई वर्षों से बंद पड़ा था। वहां पहुंचते ही मीर बेग ने महसूस किया कि इस जगह पर किसी अजीब शक्ति का वास है।
खंडहर के भीतर एक पुरानी सीढ़ी मिली जो नीचे एक गहरे अंधेरे कमरे में जाती थी। जैसे ही मीर बेग और उसके साथी नीचे पहुंचे, उन्होंने एक परछाई को देखा। वह परछाई एक स्त्री की थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सिपाही डर से कांपने लगे, लेकिन मीर बेग ने साहस से काम लिया और परछाई से संवाद करने की कोशिश की। परछाई ने धीरे धीरे अपना चेहरा उजागर किया। यह नूरबानो का ही रूप प्रतीत हो रहा था। वह परछाई धीरे से बोली, मीर बेग, मैं नूरबानो नहीं हूँ, बल्कि मेरी आत्मा यहाँ एक अनजाने पाप के कारण फंसी हुई है। नूरबानो की आत्मा का रहस्य। नूरबानो की आत्मा ने मीर बेग को बताया कि उसकी हत्या सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का परिणाम नहीं थी। उसकी हत्या एक अनुष्ठान के तहत की गई थी, जिसे महल के कुछ विशिष्ट दरबारियों ने अंधविश्वास और शक्ति प्राप्ति के लिए अंजाम दिया था। नूरबानो की आत्मा ने कहा, मेरी हत्या का कारण सिर्फ बदला नहीं था। मुझे एक ऐसे अनुष्ठान के लिए बलि दी गई जिसमें मेरी आत्मा को इस दुनिया में हमेशा के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया गया। इस अनुष्ठान का उद्देश्य मेरी आत्मा का उपयोग करके शक्ति प्राप्त करना था, लेकिन उस अनुष्ठान के कारण मैं इस दुनिया में फंसी रह गई। अब मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इस साजिश में शामिल सभी दोषियों को उनके पाप की सजा मिलेगी। यह सुनकर मीर बेग को समझ में आ गया कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत द्वेष या प्रतिशोध का नहीं था, बल्कि इसमें काले जादू और अंधविश्वास का भी गहरा प्रभाव था। दोषियों की पहचान। मीर बेग ने नूरबानो की आत्मा से उन लोगों के नाम पूछे जिन्होंने यह अनुष्ठान किया था। नूरबानो की आत्मा ने उसे 4 नाम बताए जो महल के कुछ प्रमुख दरबारी थे और अकबर के बहुत करीबी माने जाते थे। इनमें से एक तो पहले ही पकड़ा जा चुका था, फारूक। बाकी 3 दरबारी अब भी महल में अपनी काली करतूतों को छुपाकर रह रहे थे। मीर बेग ने अकबर के पास जाकर पूरी सच्चाई बताई। अकबर को इस बात पर विश्वास करना कठिन था कि उनके अपने दरबारी ही इस साजिश में शामिल थे, लेकिन उन्होंने मीर बेग के तथ्यों पर भरोसा जताते हुए जांच का आदेश दिया। अंतिम जांच और सच्चाई का खुलासा। मीर बेग ने अन्य 3 दरबारियों से कड़ी पूछताछ की। आखिरकार सच सामने आ गया। उन दरबारियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अंधविश्वास और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस अनुष्ठान में भाग लिया था। वे मानते थे कि अगर नूरबानो की आत्मा को बांधकर रखा जाए तो उन्हें अनंत शक्ति और समृद्धि मिलेगी। इन दरबारियों के पास कुछ तांत्रिक पुस्तिकाएं और अन्य सामान भी मिले जिनसे उनके काले जादू में संलिप्तता का सबूत मिला। यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने नूरबानो को सिर्फ एक साधारण हत्या के लिए नहीं मारा, बल्कि उनकी आत्मा को कैद करने और उसका प्रयोग करने के लिए बलि चढ़ाई गई थी। अकबर का न्याय और दोषियों का दंड। अकबर ने अपने महल के 4 दरबारियों को सख्त सजा दी और महल में अंधविश्वास और काले जादू के प्रति सख्त नीति लागू की। उन्होंने इन दोषियों को सार्वजनिक रूप से दंडित किया ताकि कोई भी भविष्य में ऐसी हरकत करने का साहस न कर सके। इस घटना के बाद अकबर ने नूरबानो की आत्मा के लिए एक विशेष प्रार्थना अनुष्ठान का आयोजन करवाया ताकि उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो सके और वह इस दुनिया से मुक्ति पा सके। खूनी वधू की शांति और महल में स्थिरता। अंततः नूरबानो की आत्मा को शांति मिल गई और महल से खूनी वधू का साया हमेशा के लिए समाप्त हो गया। महल में पुनः शांति और स्थिरता का वातावरण स्थापित हो गया। अकबर ने मीर बेग को उनकी बहादुरी और निष्ठा के लिए सम्मानित किया और उन्हें महल के प्रमुख संरक्षक का पद प्रदान किया। इस घटना के बाद महल के लोग और भी अधिक सतर्क हो गए और उन्होंने कभी भी अंधविश्वास या साजिश में पड़ने से बचने का प्रण लिया। अंत में महल की सुरक्षा और नई शुरुआत। अकबर ने महल की सुरक्षा को और भी सुदृढ़ किया और एक नया अध्याय शुरू किया।
इस घटना ने महल के लोगों को यह सिखाया कि विश्वासघात और अंधविश्वास हमेशा विनाश का कारण बनते हैं और यह कि सच्चाई और न्याय ही सच्चे साम्राज्य की नींव होते हैं। इस तरह खूनी वधू का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया और अकबर का महल एक बार फिर से अपनी गरिमा और शांति की ओर लौट आया।